नमस्कार, मैं समार भूमि रोहित शर्मा। एक तरफ अमित शाह 31 मार्च 26 तक सशस्त्र माओवाद को अब समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर माओवादियों से निकाले गए वेणुगोपाल, जो छत्तीसगढ़ में सोनू दादा के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके भी अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। माओवादियों ने इन दिनों 2 बड़े ब्लास्ट किए हैं और दोनों ब्लास्ट जो है में लोग मारे गए हैं, सिपाही मारा गया है। और इसके बाद जो चीज़ें नई दिशा में आगे बढ़ी है वो ये है कि ना तो माओवादियों की तरफ से युद्ध विराम होगा, ना ही सरकार की तरफ से युद्ध विराम होगा। जिस तरह से सभी जानते हैं कि माओवादियों का असली दुश्मन यही आरएसएस, भाजपा नीत ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फासिस्ट ताकत है, तो वहीं आरएसएस का भी मुख्य शत्रु सीपीआई माओवादी ही है। यानी दो शत्रु जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को नष्ट किए बगैर अस्तित्व में नहीं रह सकते, ये दोनों के बीच में घमासान लड़ाई छिड़ गई है। और इस बीच में जो एक वेणुगोपाल की तरफ से जो एक पत्र आया था, लगातार कई पत्र आए थे, उस पत्र का भी पलीता लग गया है। मसला है माओवादियों के ईआरबी टीम, जो कि ईस्ट रीजनल ब्यूरो कहलाती है, उसके तरफ से जो 5 राज्यों में बंद का आह्वान है 15 अक्टूबर को, और 1 सप्ताह का जो प्रतिरोध सप्ताह है, उस दरमियान भी आईडी ब्लास्ट में सिपाही मारे गए हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी सिपाही मारे गए हैं आईडी बम ब्लास्ट में। ये 2 घटनाएं हुई है। दोनों घटनाओं ने अभय के मतलब वेणुगोपाल के अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो वहीं अमित शाह के भी अरमानों पर पानी फिर गया है। यही कारण है कि अमित शाह अब यह बोलने के लिए मजबूर हैं कि हम सशस्त्र माओवाद को ख़त्म कर सकेंगे 31 मार्च 26 तक, लेकिन माओवाद को समाप्त नहीं कर सकेंगे। इस पर हमने विस्तृत चर्चा और पहले भी जानकारी आपको दिया है क्यों अमित शाह पलट रहे हैं अपनी बातों से, और क्यों अब वेणुगोपाल जो गद्दारी करके सीपीआई माओवादी से भागे हैं, अमित शाह की गोद में बैठ गए हैं, किस तरीके से चीज़ें अब वो भी खटाई में पड़ गया है। कोई युद्ध विराम नहीं होगा, ना माओवादियों की तरफ से, ना अमित शाह की तरफ से। युद्ध चलेगा और ये युद्ध में कितनी बड़ी जानहानि होगी यह तो नहीं जानते, लेकिन शुरुआत उसकी हो चुकी है, आगाज़ इसकी हो चुकी है। कैसी घटनाएं हैं, क्या घटनाएं हैं, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ज्ञात हो कि माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो ईआरबी के तरफ से 5 राज्यों में बंद का आह्वान है 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर के पहले 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में प्रतिरोध सप्ताह मना रहे हैं। यह प्रतिरोध सप्ताह और बंद का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस ने लगभग 20 माओवादियों को मारा है और क्रूरतम तरीके से उनकी हत्या किया है, फर्जी मुठभेड़ में हत्या किया है। इससे आक्रोशित माओवादियों की तरफ से ये जो प्रतिरोध सप्ताह और बंद का आह्वान था वो किया गया था। बंद के पहले दिन 2 माओवादियों ने सरेंडर किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और बंद के तीसरे दिन जो है एक सुरक्षाकर्मी जो सीआरपीएफ का जवान था, इंस्पेक्टर, वो मारे गए हैं और 2 घायल हुए हैं। खबर के अनुसार पश्चिम सिंहभूम में माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ का 1 जवान मारा गया और 2 अन्य घायल हुए। घायल जो जवान थे वो अस्पताल में भर्ती है, और इसमें बताया जाता है कि इसमें 1 जवान जो घायल है वो वहाँ के विधायक का छोटा भाई था। और जो मारे गए जवान हैं उसका नाम वो जो है महेंद्र लश्कर नाम उनका है, और ये हेड कांस्टेबल थे और ये असम के रहने वाले थे। तो आपने देखा आपने किस तरह से माओवादियों ने एक ही ब्लास्ट करके 2 राज्यों में संदेश साफ साफ भेज दिया, झारखंड में भी और असम में भी। झारखंड में असम का जो मारा गया ये जीडी हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर, तो उसकी गूंज असम में भी सुनी जा सकती है, सुनी जा रही होगी। दूसरी तरफ है जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिर ये जो पुलिस बल है माओवादियों को मारने क्यों जाते हैं? क्या वो जंगल में जाते हैं तो क्या वो पिकनिक मनाने जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह घटनाएं हो रही है जो इनको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो लड़ क्यों रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं।
माओवादियों ने भी साफ कहा है कि हम पुलिस को मारना नहीं चाहते, लेकिन वह हमारे दुश्मन की तरफ से लड़ने के लिए हमारे पास आते हैं, हमसे लड़ने आते हैं, हमारे लोगों की बुरी तरह से हत्या करते हैं, निस्संता से हत्या करते हैं। तो इसके जवाब में माओवादी भी उनकी हत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। यह घटना का एक पक्ष है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी खबर आ रही है। जो खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के रक्षा पथरा जंगल में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि E30 और सीआरपीएफ का संयुक्त टीम गया हुआ था, और इस टीम ने माओवादियों द्वारा कुकर बम, मेडिकल किट जैसे बरामद हथियार किए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका जो रूप था वो यही था कि ये सही पत्थर किसी दबे हुए थे। निश्चित तौर पर माओवादियों की तरफ से ये हमला होना था, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन एक दूसरी खबर है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के में माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें कि एक जवान जो कोबरा बटालियन का था गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन इसमें कहा गया है कि खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से कि आईडी ब्लास्ट हुआ है और सरकार झूठ बोलती है, अपने नुकसान को छिपाती है, निश्चित तौर पर लगता है कि कई सारे लोग मारे भी गए होंगे, क्योंकि ये लोग, सरकार जो है झूठ बोलती है कि बार बार कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माओवादी मारे गए हैं। पिछले दिनों भी देखा गया है कि जिस तरह से कि माओवादियों पर लगातार हमले हो रहे थे और माओवादियों को बहुत सारे लोग मारे गए थे, फिर भी माओवादियों ने 160 जवानों को मारा था, लेकिन जिसकी जानकारी सरकार ने नहीं दिया, छिपा दिया और यह कह दिया कि हमारी तरफ से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हकीकत इससे उलट था, 160 पुलिस के जवान भी मारे गए थे। तो सरकार झूठ बोलती है, और आईडी ब्लास्ट अगर हुआ है तो निश्चित तौर पर कई सारे पुलिस भी मारी गई होगी, यह ऐसी संभावना है। लेकिन ये दो घटनाएं हैं, देखने के बाद जो भी हुआ हो वो तो बात की बात है। लेकिन इससे एक चीज साफ हो गया, वो ये कि वेणुगोपाल की तरफ से जो पत्र जारी हो रहे थे कि हमें नहीं करना है किसी तरह से लड़ाई, युद्ध विराम करना है, शस्त्र त्याग करना है और सरकार के साथ मिल करके जनता की सेवा करेंगे, जिस तरह से सरकार की हजारों पार्टियां मिलकर जनता की सेवा कर रही है, तो उस चीज का पलटा लग गया है। और इस तरह से कि अगर मार डिवीजन की बात करें, अगर तो मार डिवीजन ने भी 15 अक्टूबर को कहा था कि हम जो है हथियार त्याग देंगे, सरेंडर कर जाएंगे और इस बीच में किसी भी तरह की वारदात नहीं करेंगे। तो ये वारदात, ये जो हुआ है घटनाएं बीजापुर में, तो इसने भी उस पर पलटा लगा दिया है। और यह कहना मुश्किल है कि 15 अक्टूबर को जो मार डिवीजन की तरफ से संहिता ने जारी किया था पत्र, उसकी सरेंडर कर रहे हैं हम हैं, और हम वेणुगोपाल जो कि माओवादी से निकाले गए प्रवक्ता हैं थे, उन्होंने जो पत्र जारी दो किया था कि हम सरकार के साथ है, सरकार साथ ही रहेंगे, तो उनके भी योजना पर पानी फिर गया। इन दोनों घटनाओं में महत्वपूर्ण चीज यह है कि 15 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण डेडलाइन बन जाता है, जिस दिन की माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो एक तरफ पूरे 5 राज्यों में बंद का आह्वान करती है और सप्ताह भर का जो प्रतिरोध सप्ताह चलाया जा रहा है। तो बंद के पहले ही प्रतिरोध सप्ताह में एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर को मारा जाता है, 2 घायल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये घटना शुक्रवार को होती है शाम में, और दूसरी तरफ शनिवार को छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट होता है आईडी, जिसमें कि एक कोबरा का बटालियन का जवान मारा जाता है या घायल होता है, जो भी कहें इसको, क्योंकि मरने वालों की संख्या की गिनती सरकार नहीं देती है, पब्लिक नहीं करती है। यही सबसे बड़ा अंतर है माओवादियों में और पूरी सरकार के भारे के जो पुलिस हैं उनमें। सरकार अपने नुकसान को छिपाती है, बताते ही नहीं है कि कितने हमारे कारिंदे मारे गए हैं। वहीं माओवादी साफ साफ बताते हैं कि हमारे अगर कितने लोग मारे गए हैं। इसका उदाहरण जब बसवराज की हत्या हुई थी, तो बसवराज की हत्या के बाद सरकार ने कहा था कि 27 माओवादी बसवराज समेत मारे गए। बाद में माओवादियों ने कहा कि नहीं, हमारे 28 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि एक का लाश जो है मुझे बाद में मिला है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, माओवादी अपने शहीदों को छिपाते नहीं, और माओवादी और सरकार अपने मारे गए कारिंदों का नाम बताती नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि माओवादी झूठ नहीं बोलते, सरकार कभी सच नहीं बोलती। तो ये चीज के अगर हम गौर से देखें अगर, तो साफ लगता है कि ये सरकार जो है झूठों की सरकार है, जो धूर्तता, छल कपट के सहारे चलती है,
माओवादी इससे अलग सरकार है, ना तो झूठ बोलती है, ना छल कपट करती है। लेकिन इस बीच में एक जो हमारे पूर्व माओवादी से बातचीत हो रही थी कुछ दिन पहले, उनसे मैंने पूछा था कि ये अभय का जो नाम से जो एक विज्ञप्ति आया था वेणुगोपाल का, तो उसका क्या मसला है? तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है ये ट्रैप भी हो, क्योंकि जिस 6 दशक से चलाए जा रहे संघर्ष को एक कागज के कलम से लिख देना और कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम हथियार त्याग रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। ये एक ट्रैप था और ट्रैप के तहत सरकार फंसी या ना फंसी वो बात की बात है। लेकिन अमित शाह का भाषा बोली बदल गया, जो कि दिखाता है कि अमित शाह को समझ में आ गया है कि माओवादी अब सरेंडर नहीं करेंगे और माओवादी खत्म करना भी आसान नहीं है। जो डेडलाइन तय करते हैं 31 मार्च 26 फलना ढिमका, इसके पहले भी डेडलाइन तय किए थे 19-20 का, वो सब खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसकी एक अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मार डिवीजन की तरफ से जो 15 अक्टूबर को सरेंडर करने की बात चल रही थी, या फिर जो कुछ कहा गया था सरकार साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसका भी लगता है कि ट्रैप ही था, क्योंकि जिस तरह से बीजापुर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है और इसमें मारा घायल हुए हैं, हालांकि खबर में दिखाया गया घायल हुए हैं एक जवान खबरा बटालियन के, लेकिन मारे गए भी होंगे। और दूसरी तरफ सारंडा के जंगल में झारखंड में जिस तरह से शुक्रवार को मैंने एक दिन पहले जो मारा गया है सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर या फिर जो भी उसका है, उसकी गूंज झारखंड से लेकर के आसाम तक पहुंच गई। तो यह भी घटना बताता है कि जो सरकार के लोगों में एक निराशा की भावना थी, लोग जो सोच रहे थे कि माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, या सरकार भी उछल रही थी, कूद रही थी, खुश हो रही थी इस माओवादी सरेंडर करने वाले हैं, तो इतना आसान तो लगता नहीं है। चीजें कुछ लगता है कि है अंतर, जो कि माओवादियों में जो भी हुआ हो, डिबेट बहस जो भी हुआ हो, लेकिन वह पक्ष मजबूत है जो कि हथियार ना रखने के लिए तैयार है। आखिर हथियार रख करके भी सरकार की क्या, जनता की क्या सेवा कर पाएंगे ये? क्योंकि पुलिस आती है तो जंगलों में घुस करके वह कोई पिकनिक मनाने आती नहीं है, वो हथियार लेकर के जंगलों को उजाड़ने आती है, आदिवासियों को मारने आती है, आदिवासियों के साथ बलात्कार करती है और उनके साथ में जघन्य कृत्य करती है, किसी के बाप को मारता है, किसी की पत्नी को मारता है, किसी के बच्चे को मारता है। तो ऐसे निशंस पुलिस, जिसका की छवि आप पूरी, जहाँ पर माओवादी नहीं से बिहार में माओवादी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस का चरित्र आप देख सकते हैं। एक जॉम्बी की तरह जाते हैं, लोगों को लूटते हैं, फर्जी केस बनाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं उसको पिटाई करते हैं, हत्या भी करते हैं। आप लद्दाख में ही देख लीजिए, जहाँ पर कि लोग शांतिपूर्ण थे, धरना बैठे हुए थे, तो वो पुलिस ने सीधा गोली मार दी, सर में गोली मारा। इस पर सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि कैसी पुलिस है जो अपने ही नागरिकों की हत्या करती है। सहानुभूति है उनके साथ भी कि पथराव हुआ, उन्हें भी लगा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से सर में लोगों के दिमाग निकाल दिए, छाती से गोली गई, फेफड़े फोड़ दिए, ये कैसी फौज है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारने के लिए। हाँ, साधारणतः ऐसे रायट्स में आप पैरों पे गोलियां मारते हैं, और जब कभी बिल्कुल खतरा बढ़ जाए, आपकी जान पे आ जाए, तो शूटिंग ऑर्डर्स लेते हैं, तब करते हैं आप, जब आपकी जान पे आए तो आप शूट करेंगे। यहाँ तो किसी भी सैनिक दस्ते का, अर्धसैनिक दस्ते का कोई हताहत नहीं हुए, और इस तरफ से 4 और शायद 2-3 और जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गलत, आउट ऑफ प्रोपोर्शन फोर्स का यूज किया गया। इतना भारी, जैसे दुश्मन को आप जंग में मार रहे हैं, ऐसे अपने नागरिकों को मारना एक अच्छी सरकार की निशानी नहीं है। और इसमें हत्या में वो एक उन जवान का भी हत्या पुलिस ने कर दिया, जो कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध में लड़ करके जिंदा लौट आए थे। उसकी हत्या भारत की ही पुलिस ने कर दिया। तो ये सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि माओवादियों के तरफ से जो बंद का मसला चल रहा था, या फिर सोनू वेणुगोपाल जो थे, जो सरेंडर करने की बात कर रहे थे, अब वो टाटा फिश हो गया है, उसका कोई वजूद नहीं है। और मुख्य बात है कि सीपीआई माओवादी के महासचिव, जो नए महासचिव हैं, देव जी तिरुपति उनका असली नाम है, देव जी उनका टेक नेम है। माओवादियों में एक परंपरा रही है कि जो पुराने लीडर या होते हैं प्रिय, उनके नाम का इस लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और सम्मान की तरह इसका अपने लिए पुरस्कृत समझते हैं। तो ये एक अंतर है जो कि माओवादियों में और भारत सरकार की पुलिस में अंतर दिखता है।
दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बिहार पूरे देश में लगभग 23 के आंकड़े की बात करें हम अगर, तो एनसीआरबी के आंकड़ा है कि 32,000 लोग जो है 2023 में जाति के नाम पर मार डाले गए। आपने देखा कि सीजीआई के ऊपर किसी चप्पल फेंका गया, जूता फेंका गया, और जूता फेंकने के बाद जिस तरह से मीम बनाए गए, उस मीम में उस दलित सीजीआई के मीम पर मटके और मटके का दृश्य दिखाया गया, और जो कि दिखाता है कि दलित को मटका पहनना पड़ेगा, कमर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, दलितों को इसी अस्तित्व में रहना होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, अगर आरएसएस भाजपा की सरकार बनती है तो। दूसरी तरफ यह तो एक चीज दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा में के कैडर जो दलित आईपीएस थे, बड़े अधिकारी आईपीएस होते हैं, और उनकी पत्नी भी खुद आईएएस थी, उनकी किस तरह से दलील किया गया, और इतना दलील किया गया कि वह आईपीएस खुद ही सुसाइड कर लिया। अपने ही सैकड़ों अफसरों के ऊपर में आरोप लगाया कि किस तरह से ये ब्राह्मणवादी तबका जो है दलित नाम पर इनका उत्पीड़न करता था। जब ये आप समझ सकते हैं, जब एक बड़े अधिकारी जो आईपीएस थे, वरिष्ठ आईपीएस थे, उनके साथ जब इस तरह घटनाएं हो सकती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी दलित के नाम पर बंदर से मार के भगाया जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू को बेइज्जत किया जा सकता है आदिवासी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर देश के अंदर क्या चलता हो दलितों के साथ, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए जब माओवादी इन सवाल को उठाते हैं कि हम जो है ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासिस्ट के खिलाफ हैं, उनके साथ संघर्ष करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है और जिस तरह से पुलिस बल का इस्तेमाल करके भारत में दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ एक सशस्त्र युद्ध छेड़े हुए है, हत्याएं की जा रही है, तो निश्चित तौर पर माओवादी युद्ध लड़ें ना लड़ें, माओवादी जनता अवश्य लड़ेगी, बैनर चाहे जो भी हो। लेकिन इस घटना ने साफ दिखाया है, छत्तीसगढ़ की बम ब्लास्ट घटना ने, और सारंडा के जंगल जो वहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ है, आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें मारे गए हैं सीआरपीएफ के जवान, वहाँ भी मारे गए कोबरा के जवान। इसने साफ कर दिया कि माओवादी सरेंडर नहीं किए हैं, ना ही सरेंडर करेंगे। निश्चित तौर पर जरूरत है देश के अंदर में इस संघर्ष को बढ़ाने की। मैं बार बार कहता हूँ, क्रांति या फिर आज़ादी की कीमत होती है, और आज़ादी की कीमत होती है खून। खून बहाने के बाद ही आपको आज़ादी मिल सकती है। दुनिया के इतिहास ने इस चीज़ को दिखाया है। माओवादियों के अगर 500-600 लोग मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर संख्या बहुत बड़ी नहीं है। असल में भारत में अगर क्रांति होनी है, भारत में अगर सीधे सीधे तौर पर सरकार बननी है, माओवादियों की हो या आरएसएस के गुंडों की, तो 32 करोड़ लोगों की हत्या आरएसएस को भी करनी होगी। 32 करोड़ लोगों की हत्या आपको माओवादियों की तरफ से होगी। ये जंग है, जंग में हत्या होगी। जब तक कि हर परिवार से एक सदस्य नहीं मारा जाता, तब तक आप क्रांति को टिका भी नहीं सकते हैं। ये विश्व इतिहास ने दिखाया है, चाहे रशिया का इतिहास हो, चाहे चाइना का इतिहास हो, चाहे वियतनाम का इतिहास हो, चाहे कंबोडिया का इतिहास हो, चाहे कहीं के दुनिया के हिस्सा, युद्ध में लोग मारे जाते हैं, और युद्ध ही तय करता है आज़ादी कितनी बड़ी होगी। और आज़ादी कितनी बड़ी होगी यह इस पर निर्भर करता है उसकी कीमत खून से कितनी की चुकाई गई है। भारत में भी इसे इतिहास से अलग नहीं है। अगर आज़ादी की कीमत खून है, तो खून ही इसका कीमत है, और कीमत आपको अदा करनी होगी। लेकिन देखना अब यह है कि 15 अक्टूबर को जो एक तरफ से माओवादियों ने बंद का आह्वान किया है 5 राज्यों में, वहीं दूसरी तरफ मार डिवीजन ने 15 अक्टूबर को सरेंडर करने की बात कही है। तो ये मार डिवीजन और ये जो 5 राज्यों में ईआरबी का बंद है, दोनों में के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है 15 अक्टूबर का। देखते रहिए 15 अक्टूबर को क्या होता है और कैसा होता है। अमित शाह के इस नरसंहार के खिलाफ देश की जनता या माओवादी क्या निर्णय लेते हैं। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।